ऐसे लगा मुझे ये सिचुएशन रिजेंबल करती जैसे इसराइल और ईरान के दरमियान एक अरसे रही कि एक अटैक इसराइल की तरफ से आया तो फिर ईरान ने नपतला जवाब दिया और फिर उसके जवाब में एक ऐसा अटैक किया गया जिससे मामला बैलेंस हो सके। आप कुछ ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जाहिर है फेस सेविंग चाहिए इंडिया में गवर्नमेंट को। अभी तो देखिए, शुरू में तो फेस सेविंग नहीं थी, शुरू में तो इट वाज कि वी हैव टू डू समथिंग। जी, फेस सेविंग अब मुझे लग रही है, जब दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया तो अब अपनी फेस को बचाना है। पहले तो ये सामने था ना, हाँ ये कर देंगे। फेस सेविंग का मतलब है कि अब अपने आप को थोड़ा बचाना है। ठीक है। और इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड में भी उन्होंने अब उन्होंने एक नया एडवाइजरी बोर्ड को एक्टिवेट कर दिया है जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ऐसे ही है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। बिल्कुल। तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में सिर्फ सिविलियंस है, उसमें 7 सिविलियन रिटायर्ड मिलिट्री हैं, 3 लोग हैं मिलिट्री फोर्सेस में से रिटायर्ड जी, और 3 सिविलियंस हैं फ्रॉम वेरियस इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। ठीक है। और एक पुराना सेक्रेटरी, एक पुराना हेड ऑफ रॉ जी, उसको उन्होंने इंडक्ट कर लिया, बना दिया। हाँ, उनको हेड बना दिया एडवाइजरी बोर्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें ना दोवल साहब है ना करंट हेड ऑफ रॉ है जी, इसमें सारे सिविलियंस हैं, सारे रिटायर्ड हैं। हाँ, उनको एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया है और अलोक जोशी साहब उसको हेड कर रहे हैं। वो यही तो जोशी इससे साहब, क्या, ये पहले जो रॉ के हेड थे, जी, रॉ के एक्स चीफ। इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं जी। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ हाँ, कि एक तरफ उन्होंने सारा फौज के हवाले कर दिया और फोर्सेस के हवाले कर दिया जी, कि आप करें जो करना है, हाँ, आप जाने आपका काम जाने। आप जाने आपका काम है। इसका ये मतलब है कि कल को अगर फौज कोई ऐसा काम करती है जिसका मुंह तोड़ जवाब मिलता है, थोड़ी सी बिस्त हो जाती है, तो नरेंद्र मोदी तो बच गया। वो तो कहेगा मैंने तो फौज के हवाले कर दिया था, आपको बता के किया। ये कभी होता नहीं है ऐसे कि आप अनाउंस करें कि मैं सारी फ्री खुली छुट्टी दे रहा हूँ आर्मी चीफ को और इसको, ये होता नहीं है। हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट मलकियत लेती है, जो भी करने जाए उसकी मलकियत लेती है। इस दफ़ा ऐसे लगता है कि मलकियत लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ऐसे लगता है कि इनको डर है कि ये फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गया तो हम डाल देंगे फौजियों के ऊपर, और वहाँ की फौज तो आपको पता ही है, दे टोटली सबसर्विएंट टू द सिविलियंस। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि शायद ये चीज़ नहीं रही जैसे चलनी पड़ गई है, उल्टी पड़ ना जाए, पढ़ने जा रही है या पढ़ ना जाए, तो बेहतर ये हम अपने आप को थोड़ा दूर कर लें और हम फौज के हवाले कर दें कि आप फैसला करें। एक नंबर 2, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बना के एकदम खड़ा कर दिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा इस साइड इसके अंदर कोई सर्विंग आर्मी चीफ नहीं है, कोई सर्विंग NSA नहीं है, कोई सर्विंग IB का हेड नहीं है, कोई सर्विंग रॉ का हेड नहीं है। इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को एक सिविलियन बोर्ड के साथ सराउंड कर लिया अपने आप को और काबीना को, कि वो सजेस्ट करे रिट्रीट कैसे करना है? कि ये हमारे एडवाइजर्स हैं। अच्छा, एक तरफ आयशा के वाले कर दिया, दूसरी तरफ आयशा के दोस्त को कहा तू और साडा एडवाइजर है। अजीत डोवल साहब एक तरफ है। तो आपने अपने आप को इंसुलेट कर लिया है फ्रॉम एनी फॉल बैक। अगर कोई एडवर्स किस्म की रिएक्शन आता है जिसमें बिस्त हो जाती है या कुछ भी हो जाता है या फेल हो जाता है, तो क्या जी ये एडवाइजर से हमारे, और ये थी फौज और ये थे हफ्ते, इनको पूछे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जैसे कहते हैं ना बंकर में बैठा लिया और सराउंड कर लिया विद सिविलियंस एंड आर्मी। वेरी स्मार्ट। तो आई थिंक एक तो बट दैट शोज ना, दैट शोज के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम कर सकेंगे जो हम करना चाह रहे थे, या फंस तो नहीं गए। तो दैट इज वन सस्पिशन कि ये शायद दे आर नॉट फुली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना रिएक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो बेचारे से इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते पाकिस्तान के से आए हैं, ये पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद हम कर देंगे, ठीक है, और पाकिस्तान बैकफुट पे होगा और सारी दुनिया हमारे साथ होगी। अब तो हुआ नहीं। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घास ही नहीं डाला। अब तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन ने रब्ता किया जी, सेक्रेटरी रूबियो ने किया, लेकिन पहले वो ऐसे लग रहा था कि उन्हें कोई गर्ज नहीं है। यकदम पाकिस्तान में अतात आरट साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन निस्फ शब के करीब करते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब उसको दोहराते हैं कि 24 से 36 घंटों में अटैक होने वाले। सिर्फ सब कोई ऐसी मालूमात थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बाद ऐसा किया गया? मुझे नहीं पता इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ नहीं भी होती, कुछ प्रेपरेशन कर की जाती है, कुछ प्रीएम्प्टिव चीज़ की जाती है। ठीक, तो ये इंडिया को भी बताने वाली बात है कि हमें पता है आप करने वाले हैं अगले 36 घंटे के अंदर, हम तैयार हैं। तो इवन ना भी तैयार हों तो आप कहते हैं हम तैयार हैं। ये कहना पड़ता है ना। अगर आप कहते हैं जी अभी तो पता नहीं कब होगी, तो इसका मतलब आप तैयार ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, और हकीकत भी यही है कि एटलीस्ट द एयर फोर्स एंड नेवी आर रेडी। बाकी आर्मी की जो मूवमेंट होती है उसको वक्त लगता है। ऑब्वियसली
स्लो मूवमेंट है आर्मी की डिप्लॉयमेंट के लिए। मगर हमारी आर्मी जो है इनफ यूनिट्स स्टेशन अलोंग द LOC, और इंडिया के लिए भी मूवमेंट जो है वो भी नज़र आ जाती है। वो कहते हैं इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करने में 7 दिन लगते हैं, तो अब वो मोबिलाइजेशन तो शुरू होगी उस दिन, तो अब इट मस्ट बी ऑलमोस्ट कंप्लीट। मगर सो आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट कि जो भी इंडिया करेगा शुड हैपन वेरी क्विकली सून। अब हाउ सून आई कांट से, बिकॉज दे आर गोइंग टू, उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान तैयार बैठा है। ये तो नहीं है कुछ सरप्राइज कि पता ही नहीं लगा तो आए तो कर गए, नो, अब तो बिल्कुल सारे लेके बैठे हुए हैं, आओ जी कड़ा आ रहे हैं, उनको टाइम मिल गया ना, तो इन्होंने किया नहीं। इसका ये मतलब है कि या तो इसको और डिले करेंगे वो, थोड़ा सा और टेंशन क्रिएट करेंगे, ठीक, और सोचेंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा ये कि अभी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो गया। अब सरप्राइज तो नहीं रहा ना, हमेशा वॉर के अंदर, वॉर स्ट्रेटजी के अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी समझ नहीं आई कहाँ से आ गए। जैसे पर्ल हार्बर हुआ, कभी सोच भी नहीं सकते थे, जापानी आ गए और पर्ल हार्बर हवाई में अटैक कर दिया। इसी तरीके के साथ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज क्रिटिकल, जो हमने कारगिल में किया, पहुंच गए वहाँ उनको पता ही नहीं चला, सरप्राइज द इंडियंस वर कॉट ऑफ बैलेंस, वो थे ही नहीं, हम ऊपर चढ़ गए, जब उनको पता चला तो उस वक्त दे वर सिटिंग डक्स, उनकी बड़ी कैजुअलिटीज हुई। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुफिया तरीके से तैयारी करके पहुंच जाना और हाइट्स ले लेनी और कमांडिंग पोजीशंस ले लेनी। नाउ दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज गॉन। अब इनको ये ढूंढेंगे आयशा कि कहाँ हम कर सकते हैं जहाँ पाकिस्तान तवक्को भी नहीं कर रहा। कोई कहता है मुरीद के में लश्कर तैयबा का दफ्तर है या वहाँ हेडक्वार्टर्स है तो उसको बम कर दें। अब बात ये है कि ये तो खुली आम होगी ना बात। जब ये पहले गए थे बालाकोट, उस वक्त नहीं किसी को ख्याल था कि ये बालाकोट जाएंगे, उस वक्त एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था इनके पास, मगर इस दफ़ा तो कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे ये बैठे हुए हैं इंतजार में, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आए और चले गए, भाग गए, ऐसे ही था ना। अब ये आएंगे, अगर आए तो ये भाग नहीं सकेंगे, नहीं भाग सकेंगे, बिकॉज मैं आपको बता दूं, अगर बाय एयर आते हैं ये कहीं भी पाकिस्तान जी एनी पार्ट, तो आपके पायलट्स आर सिटिंग इन देयर कॉकपिट्स, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं। जैसे इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रॉसेस द पाकिस्तान बॉर्डर, उस वक्त विद इन मिनट्स दे विल बी स्टॉप्ड बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो दे नो इट, वी नो इट जी, तो इसलिए अब वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है, वो अब ग्राउंड पे हो सकता है, राइट, वो क्या लंबा चौड़ा बॉर्डर है ना, वहाँ ये किसी किस्म की इंग्रेस कर सकते हैं, ओके, हाँ, फिर ये यहाँ से मोबिलाइज होगा, उनको अटैक होगी, दैट मे टेक अ फ्यू डेज, मे बी मोर टू रिपेल देम। तो इन द मीनवाइल इंडिया विल से हम अंदर चले गए, 25 मील हमने घुस के मारा है, हमारी फौजें वहाँ बैठी हुई हैं, और ये फिर तैयारी करेंगे ठा करने की, फिर इवेंचुअली ये निकाल देंगे उनको, मगर वो 2 दिन के लिए वो लगेगा ऐसे कि ये अंदर आ गए हैं, ये हो गया, क्योंकि वहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा कि किस जगह से उन्होंने अंदर आना है। मगर वहाँ भी इनके रडार्स लगे हुए हैं, इनके एरियल सर्वेलेंस हो रही है, ड्रोन्स चल रहे हैं छोटे छोटे टू मॉनिटर द एंटायर। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दो में साथ देने का शुक्रिया। ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया को आपस का मामला खुद ही सेटल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये तारड़ साहब ने या ख्वाजा आसिफ साहब ने खदशा जाहिर किया कि अटैक हो सकता है, जंग हो सकती है, मैं शायद कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल आती है जयशंकर साहब को इन इंडिया एंड वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को इन पाकिस्तान से वो तहकीकात में ताउन का मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि कंडेम करें। आपने कहा बैक चैनल एक्टिवेट होता है, क्या अमेरिका कर रहा है वो एक्टिवेट? पहली बात ये है कि ये अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा, वो अमेरिका ये कह रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा। ओके, ये इम्प्रेशन गलत है, हाँ, ये अमेरिका न्यूट्रल प्ले कर रहा है इस वक्त। अमेरिका ने ये इंडिया को कहा कि हम कंडेम करते हैं, पाकिस्तान ने भी कहा हम कंडेम करते हैं जी, मगर अमेरिका ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ये किया है, ये अभी अमेरिका ने नहीं कहा। अच्छा, अमेरिका में सोच क्या है, मैं आपको बता दूं सोच क्या है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में सुन रहा था डैनियल मार्की की, जो कि एक एक्सपर्ट है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक। अच्छा, वो कहते हैं कि जी अमेरिका में 2 किस्म की सोच, एक ये है कि जब तक इंडिया कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट करता, जो अभी तक नहीं की जी, जो क्रेडिबल है, हम पाकिस्तान का नाम नहीं आने देंगे, नहीं लेंगे, ना ही हम ये सोचेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया है। और वजह हो सकती है किसी ने वहाँ किया हो या शायद फॉल्स फ्लैग हो, वो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो तफ्तीश ही नहीं हुई। एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो थिंक टैंक्स में है, गवर्नमेंट में एक या व्हाइट हाउस में एक, ओके, स्टेट डिपार्टमेंट में और थिंक टैंक्स में एक और फर्क। कहता है व्हाइट हाउस कहता है एविडेंस कहाँ है, अच्छा,
मगर स्टेट डिपार्टमेंट कहती है कि पता है हमें जो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान करता रहा ऐसी चीज़ें, वो तो एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो या कहने के ऊपर कर देते हैं या खुद ही कर देते हैं। तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिली, मगर जो सिंपैथी है वो इंडिया के साथ है इस थिंक टैंक्स के अंदर, वो प्रो इंडिया और स्टेट डिपार्टमेंट भी वो इंडिया के साथ, मगर खुल के नहीं आ रहे, कह नहीं रहे। वाई? बिकॉज व्हाइट हाउस ने कहा नो। वहाँ ये है कि जब तक एविडेंस नहीं आएगी हमने नहीं तल्लुकात ख़राब करने किसी के साथ या आगे आगे बढ़ के हमने नहीं को बात। इसीलिए रूबियो ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जी मैं दोनों को समझाऊँ। अब जो मैं जो समझता हूँ उसने क्या बात की है, क्या कहा मुझे गुफ्तगू में क्या कहा, ताउन का कहा पाकिस्तान को? देखिए ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना जी कि जी एक दूसरे के साथ ताउन करें और ये करें, लड़ाई झगड़े करें, एस्केलेशन ना करें। आई थिंक अंदर से क्या बात हुई है, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि बैक चैनल खोले। अच्छा, बात करें आपस दो आपस में बात करें और बैक चैनल के जरिए करें। और दिस इज़ द सजेशन द अमेरिकन्स हैव गिवन। हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, इसको एस्केलेट ना होने दें। हमें एहसास है कि इंडिया कुछ करेगा और हमें पता है आप भी कुछ करेंगे, मगर इससे आगे बात ना बढ़े। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बैक चैनल खोल लें ताकि बात को कंट्रोल रखा जाए सारी चीज़ें। तो इस सिलसिले में क्योंकि उधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी है और पूरा वहाँ तो एक पूरा अमला बना हुआ है इन सभी चीज़ों के लिए, और बैक चैनल्स NSA ही करता। तो हमारे यहाँ पहले हमारी ISI बैक चैनल करती रही है। जनरल बाजवा के ज़माने में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उधर से NSA उनका करते थे, इधर से हमारी ISI के लोग करते थे। अच्छा, तो अब DG ISI तो चेंज हो गया ना यहाँ। इस DG ने तो उस वक्त का उसमें हिस्सा नहीं लिया था, उस वक्त जो बैक चैनल चल रहे। तो मेरा ख्याल है ये जो अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी है रातों रात जी जी कि DG ISI को NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बना दिया। और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि हाजिर सर्विस फौजी, पहली दफ़ा हुआ कि हेड ऑफ ISI जो है वो NSA बन गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नासिर जंजुआ साहब का हमने नाम सुना था, लेकिन वो रिटायर्ड थे। नहीं, वो तो रिटायर्ड भी थे और वो सिविलियन गवर्नमेंट ने लगाए थे ना। ये तो क्लियर कट है कि खुद ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा दिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे पहले कुछ कशमकश चल रही थी। मैं आपको कुछ अंदर की खबर भी दे दूँ। क्या? आप पूछते रहते चिड़िया कितने गई। हाँ, हमारे जो अभी DG ISI रिटायर किए जी, नदीम अंजुम साहब। जी, नदीम अंजुम साहब, मेरा ख्याल है जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उनकी ख्वाहिश थी कि वो रिटायरमेंट के बाद नेशनल 2 PM लग जाए। 2 PM लग जाए, क्योंकि उनके ज़माने में भी बड़ी आमदोरफ्त हुई और उन्होंने भी रोल अदा किया था अच्छा एज हेड ऑफ ISI। अच्छा, तो उनके क्लेम तो बनता था कि, मगर मेरा ख्याल है ये सिफारिश सुनी नहीं गई। अच्छा, ओके। अब इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है बात करना सिफारिश किसकी थी और किसने नहीं सुनी। ये बात आप स्माइल के साथ अपने व्यूअर्स को बता दें। आपका एनालिसिस देखने में जानते हैं। तो उन्हें पता ही है ना। हाँ। अच्छा, तो अब उनकी लाइन पिट गई। अच्छा, और इसलिए अब फौजियों ने सोचा कि मुंह तो निकल गया फौजी। No problem। नहीं, मगर ये तो फौज की बात हो रही है ना, ऐसा ही है। इसमें तो कह सकते हैं, ऐसे ही है। हमें जरूरत नहीं फिक्र करने की। इस तरह के हालात में इसको फौज बीच फ्रंट लाइन पे फौज आती के है। फ्रंट लाइन पे हाँ। पहले भी DGI अनऑफिशियली हाँ, जब NSA नहीं था अनऑफिशियली ये करते थे। जी NSA तो आपको पता है इमरान खान के ज़माने में थे ना। जी जी, वो हाँ, मोईद यूसुफ साहब थे तो ना। वो तो फारग हो गए। 2022 के बाद थे था अब कोई उसके नहीं। बाद कोई NSA नहीं जरूरत पड़ी। जी, तो अब जरूरत पड़ गई है तो उन्होंने सोचा अब कौन इंटरव्यू करे और किसको लेके आए और किसको ना लेके आए। सीधी जी गल है, अपने बंदे को बढ़ा दो। पहले भी साढ़े बंदे करते रहे, उन भी साढ़े बंदे करेंगे, तो उन्होंने अपने बंदे को लगा दिया NSA। इसका ये मतलब है कि अमेरिकनों ने जो सजेशन दी है कि NSA to NSA बात होनी चाहिए। अच्छा, ओके, राइट। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग अ बैक चैनल। एंड बैक चैनल आपको पता है पहले भी उनके NSA की और हमारी ISI के बैक चैनल के कॉन्टैक्ट्स तो थे, वो बंद तो नहीं हो जाते। हमेशा से थे। देखिए NSA सिविलियन NSA और सिविलियन NSA के बैक चैनल होते हैं। अच्छा, ठीक, रिटायर्ड एम्बेसडर्स की भी होते हैं। इंडिया में एक ज़माने में लांबा साहब थे, who had served as एम्बेसडर इन पाकिस्तान, इंडिया का। लांबा साहब को, सती लांबा साहब को नेशनल उन्होंने बैक चैनल का हेड बना दिया था। अच्छा, और इधर से
बैक चैनल के अंदर शहरयार खान साहब एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, वो भी उन्होंने भी बैक चैनल की। फिर रियाज मोहम्मद खान थे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे, वो भी बैक चैनल का हिस्सा रहे। तो पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिटायरमेंट आ जाते हैं एज बैक चैनल, बिकॉज रियासत दोनों साइड्स पे अपने अपने लोगों को ट्रस्ट करती है, एंड देन उनको पता होता है क्या बात करनी है और क्या नहीं बात। अच्छा। तो मेरा ख्याल है अब वो सिचुएशन यही है कि उधर जो है वो दोवल साहब ही हैं और ये एडवाइजरी बोर्ड है उनके साथ, और इधर हमारे ISI के लोग जो हैं वो डायरेक्टली डील करेंगे। तो दैट इज़ वाई आई थिंक ये हुआ है, बिकॉज रूबी साहब ने यही कहा होगा कि हाई लेवल पे करें आप। अच्छा। और क्योंकि यहाँ से पहले ISI करती रही है, तो अब उन्होंने सोचा कि इसी को कर दें ऑफिशियली NSA। राइट। आपने जैसे, और मैं आपको बता दूं वन रीज़न वाई हमने आसिम मलिक साहब को सेलेक्ट किया है जी, वो इसलिए क्योंकि आसिम मलिक साहब के हाल ही में बड़े अच्छे तल्लुकात अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए। उन्होंने एक जिहादी को एक अरेस्ट करवा के अमेरिकनों के हवाले किया, जिसकी बड़ी तारीफ हुई कांग्रेस में भी, इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने भी की, और इनके तल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं उधर। तो उन्होंने कहा कि आसिम साहब ने लगा दी ऐसी, ये ऑलरेडी इज डेल्ट विद देम, ही नोज देम, अमेरिका इज गोइंग टू बी क्रिटिकल, ऑलवेज इज क्रिटिकल। ठीक है अगर कोई इंडिया किसी की बात सुनेगा तो वो अमेरिकनों की सुनेगा, और तो किसी की नहीं सुनेगा। तो इन्होंने मेरा ख्याल बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मूव की है चेस बोर्ड के ऊपर, या हमने ISI भी फुली इन द लूप और उधर से NSA। अब मैं आपको बताऊं फ़र्क क्या है, NSA का रोल क्या होता है और ISI की रोल क्या होता है आमतौर, या वहाँ आप समझे रॉ का क्या रोल है और NSA का क्या रोल है। ओके। ISI इधर और रॉ उधर, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग करती है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर देती है। अच्छा। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास NSAs होते हैं जो उसको एग्जामिन करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उसको डाइजेस्ट करके एनालाइज करके एक पॉलिसी फ्रेम देते हैं। तो दो डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। ISI या इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आई। और जो NSAs होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसको घुमाते हैं, फिर आते हैं, चेक करते हैं और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर बनाते हैं बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो अलग अलग रोल्स होते हैं। और हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द ओवरहैंग, मिलिट्री ओवरहैंग हिस्टोरिकल, हमारी जो ISI है उनके अंदर एक पॉलिटिकल विंग भी है। इट्स अ वेरी पावरफुल पॉलिटिकल विंग ऑफ द ISI। अच्छा। तो आप समझिए कि ISI इंफॉर्मेशन लेके आती है, ISI-A एनालिसिस करती है, और ISI-P पॉलिटिकल आप समझे वो पॉलिटिक्स को देखती है। सो मतलब है कि ISI के अंदर हर ब्रांच है ऑफ एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, ये सारा कर। तो इसलिए मेरा ख्याल है लॉजिकली स्पीकिंग दे हैव द होल बिल्ट इन apparatus for both information and analysis, which means NSA is internal. Right. Yeah, this is the way it is. तो security structure को